हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विद आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स के सुपर रिविजन्स। दिस इज फॉर इंटर स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग ने इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी का पूरा सुपर रिविजन कंप्लीट कर दिया है और अपना अभी डायरेक्ट टैक्स के सुपर रिविजन्स बाकी है। इसका प्लानर भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, नाउ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, सब कुछ हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जो जो चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है वो तुम लोगों को मैं डेफिनेटली दे दूंगा। और तुम लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा ना, तुम लोग सामने रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर मेरा चाहिए होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन ऑर्डर दैट। बट तुम्हारे पास जो भी है, जस्ट कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इस चैनल पे नए रहोगे तो एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा देना, एक लाइक बटन दबा देना इफ यू वांट टू स्कोर एन एग्जाम्शन इन दिस सब्जेक्ट। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैंड रिटन नोट से पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट से पढ़ने के बाद विल गो टू द रैपिडर एंड सीख की सब कुछ हम लोग ने कवर किया है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट से व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन। मतलब यूजुअली फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम्स, तो हम लोग इधर लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब कैपिटल गेन्स। उसके बाद आता है आईएफओएस। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा रे बाबा, ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से कुछ डिडक्शंस हम लोग माइनस करते हैं, और दोस डिडक्शंस आर अंडर चैप्टर 6A। परफेक्ट, जो भी डिडक्शंस होंगे वो माइनस करने के बाद वी विल गेट नेट टोटल इनकम, और दिस इज दैट इनकम जिसके ऊपर हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। एकदम परफेक्ट है। सब हेड्स ऑफ इनकम्स का एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन अगर सैलरी का देखा तो सेक्शन नंबर 15, हाउस प्रॉपर्टी का देखा सेक्शन नंबर 22, पीजीबीपी का देखा सेक्शन नंबर 28, कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 45, आईएफओएस सेक्शन नंबर 56। एकदम परफेक्ट है। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताओ ना, हु हैज गिवन द पावर टू द गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स। किसने पावर दिया गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का? वो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। और उसके अंदर भी ना देर इज वन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल नंबर 246। बराबर, ये आर्टिकल नंबर 246 के अंदर उन्होंने बोला है कि देर आर वेरियस लिस्ट विच वी आर गिविंग। एक है यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ द पॉइंट इज कि सर यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होगा? यूनियन लिस्ट के अंदर ना वो लोग ने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंटर कैन मेक द लॉ। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होगा? दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट कैन मेक द लॉ। एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बट अगर मैंने स्पेसिफिकली इनकम टैक्स का बात किया तो इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में फॉल होता है। और यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 ऑफ शेड्यूल 7 के अंदर उन्होंने इनकम टैक्स का पावर बेसिकली देके रखा है। और उन्होंने बोला है कि भाई इनकम टैक्स जो है ना, इट इज लेविड ऑन ऑल द इनकम्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंटर टैक्स नहीं लगा सकता। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न हियर? वी आर गोइंग टू लर्न एक्ट और लॉ। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न लॉ, बिकॉज लॉ के अंदर एक्ट भी होता है, रूल्स भी होते हैं, सर्कुलर्स भी होते हैं, नोटिफिकेशन भी होते हैं, और केस लॉज भी होते हैं। ना सर क्या फर्क है सब में? देखो फटाफट डिस्कस करते हैं। आई नो दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, बट थोड़ा सा डिटेल में चाहता हूँ। एक्ट का अगर बात किया तो जिसके अंदर ना प्रोविजंस होते हैं, इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, इज इट अलाउड एज डिडक्शन और नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये सब जो टेक्निकल चीजें होती है ना, अलाउेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी, ये सब कुछ एक्ट के अंदर लिखी होती है। बराबर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस कवर्ड नहीं होता है। मतलब क्या ये रूल लगेगा, ये रूल के अंदर ये लिखा है हुआ है, ये सब कुछ एक्ट के अंदर नहीं बोलते वो लोग। मतलब ये फॉर्म भरना है बाद में, ये रूल। तो बेसिकली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव है कि विद इन दीज मेनी डेज यू हैव टू फाइल दिस फॉर्म। ये सब चीजें एक्ट के अंदर नहीं होती है। ये सब चीजें कितनी होती है, रूल्स के अंदर होती है। तो सर एक्ट का भी इनकॉर्पोरेट हुआ जो इफेक्टिव का, अगर इफेक्टिव डेट का बात किया तो इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962, और इनकम टैक्स 1961 है। बराबर, अगर मैं रूल्स का बात किया, रूल्स में ना मेनली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस का पॉइंट होता है। मतलब एक्ट के अंदर कैसा रेफरेंस दिया जाता है मालूम है? वो लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ अ पर्सन फेल्स टू डिपॉजिट द टैक्सेस विद इन द ड्यू डेट, he would be liable to file a statement along with the officer in the form as may be prescribed। ये एक्ट के अंदर ऐसा लैंग्वेज रहता है, as may be prescribed। और ऐसा ना ऊपर वो लोग रेफरेंस देंगे। एज मे प्रिस्क्राइब मतलब क्या, तुम लोगों को किधर देखना है, रूल्स के अंदर देखना है। तो वो लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कि भाई रूल नंबर वट एवर तुम लोगों को देखना है। यू हैव टू टेक आउट द रूल्स, एंड रूल्स देखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, वो उसपे जो भी लिखा है वो स्टेटमेंट के बारे में, वो उसके हिसाब से तुम लोग स्टेटमेंट फाइल करोगे। अंडरस्टैंडिंग? तो इनकम टैक्स रूल्स जो है वो 1962 है, याद रखना। सर नोटिफिकेशंस क्या होता है, कभी कभी जो भी एक्ट बनाया जाता है, कुछ भी उसमें
कंफ्यूजन होगा, ग्रे एरिया होगा, देन इन दैट केस नोटिफिकेशंस क्या करता है, नोटिफिकेशंस उस पे क्लैरिफिकेशंस देते हैं। सो बेसिकली क्लैरिफिकेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट इज बेसिकली अ नोटिफिकेशन। बराबर? परफेक्ट एकदम। नाउ हाँ, टू रिमूव द कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए होता है। सर्कुलर जो होते हैं ना दोस्त, सर्कुलर जो होते हैं वो भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए ही होते हैं, या फिर कौन से कंफ्यूजन होंगे दूर करने के लिए होते हैं। बट ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये मेनली किसके लिए होते हैं मालूम है? ये जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ना लोग, ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ना, उनको बाइंडिंग होते हैं। असेसीज को ये सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं होते। जो सर्कुलर के अंदर बोला है ये हम लोग ने करना ही चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज़ इट इज ओनली फॉर द डिपार्टमेंट। परफेक्ट। केस लॉस मतलब क्या? जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट, दैट्स इट। एकदम परफेक्ट दोस्त। चलो हम लोग अभी मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सर हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर? देयर आर टू स्कीम्स। नंबर वन इज अ नॉर्मल स्कीम, नंबर टू इज 115 बीएससी। सर विच वन इज द डिफॉल्ट स्कीम? द डिफॉल्ट स्कीम का बात किया तो डिफॉल्ट स्कीम है सेक्शन नंबर 115 बीएससी। सबसे पहले लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द नॉर्मल स्कीम एंड देन वी विल गो टू डिफॉल्ट स्कीम दैट इज 115 बीएससी। नाउ लेट मी टेल यू 115 बीएससी का मैं अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूं, बिकॉज उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, राइट? तो मैं अलग से उसका सेशन लेने वाला हूं, बट ये चैप्टर के अंदर जितना रिक्वायर्ड है ना उतना हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल स्कीम अगर मैंने बात किया तो इफ यू आर एन इंडिविजुअल, उसका बारे में बात करते हैं। टैक्स रेट्स क्या है? ओके। नॉर्मल स्कीम में इंडिविजुअल है एंड तुम्हारा एज इज लेस देन 60 ईयर्स, इक्वल टू नहीं, लेस देन 60 ईयर्स, एंड यू आर अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। फॉर यू द बेसिक एग्जाम और द स्लैब रेट्स आई कैन से दैट इज 0 to 2,50,000 is nil, 2,50,000 1 to 5 lakhs it is going to be 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, and above 10 lakhs it is going to be 30%। एकदम परफेक्ट। लेस देन 60 रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, एनीबडी। 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 it is 20%, more than 10 sorry 5 to 10 sorry 2.5 0 to 2.5 nil, 2.5 to 5 is 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is 20%, and above 10 lakhs it is going to be 30%। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिनका एज इज इक्वल टू और मोर देन 60 ईयर्स बट इट इज लेस देन 80 ईयर्स। ठीक है, देन इन दैट केस ये सीनियर सिटीजन उनको बोला जाता है जो मोर इक्वल टू और मोर देन 60 है और लेस देन 80 है। देन इन दैट केस इनके लिए जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो पहले 0 to 2.5 था ना, वो उन्होंने क्या कर दिया, 3 lakhs कर दिया। मतलब 0 to 3 lakhs नील, 3 to 5 it is 5%, 5 to 10 it is going to be 20%, and above 10 it is going to be 30%। बट ये जो हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ रेजिडेंट पर्सन, नॉट टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो सर अगर मैं नॉन रेजिडेंट रहूंगा और 60 के ऊपर रहूंगा तो मेरे लिए बेसिक यही लग जाएगा, 0.0 to 2.5 वाला। अंडरस्टैंडिंग? सो अगर तुझे हायर लिमिट का बेनिफिट चाहिए देन इन दैट केस यू शुड बी अ रेजिडेंट पर्सन। बट भाई अगर तू सुपर सीनियर सिटीजन रहेगा तो सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसका एज इज इक्वल टू और मोर देन 80 ईयर्स, जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो पहले 2.5 था वो 2.5 के जगह क्या बन जाएगा, 5 lakhs बन जाएगा। सो 0 to 5 lakhs nil, 5 lakhs to 10 lakhs it is 20%, and about 10 lakhs it is going to be what, 30%। अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू रेजिडेंट पर्सन ओनली। ठीक है सर, इतना हम लोगों को आता है। अभी आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट जो होता है ना दोस्तों, दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, इट कैन बी नॉर्मल टैक्स रेट्स और इट कैन बी स्पेशल टैक्स रेट्स। ना नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या होता है, देखो नॉर्मल टैक्स रेट मतलब जो तुम लोग स्लैब रेट्स देखते हो या फिर वो कंपनी का टैक्सेशन देखते हो, वो सब कुछ ना नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से आता है। और ये जो नॉर्मल टैक्स रेट्स है ना, वो किससे आता है मालूम है? वो आता है फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। इसके वजह से जब भी अपना बजट आता है ना, बजट के बेसिस पे अपना स्लैब रेट्स चेंज होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा वो चेंज होगा, बिकॉज दीज आर द नॉर्मल टैक्स रेट्स, और ये फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है। बट अगर मैंने स्पेशल टैक्स रेट्स का बात किया ना दोस्तों, स्पेशल टैक्स रेट जो होते हैं वो स्पेशल इनकम्स पे लगते हैं। और स्पेशल इनकम्स मतलब क्या, कैपिटल गेन्स हो गए 112 ए, 112, 111 ए। कैजुअल इनकम के बारे में अगर मैंने बात किया तो देखो ये जो सेक्शंस होते हैं ना, इस पे जो टैक्स रेट्स लगते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखे हैं। अरे भाई इसके लिए तो हम लोग देखते हैं 112 ए के अंदर ही रेट लिखा हुआ है, 112 के अंदर ही रेट लिखा हुआ है, 111 ए के अंदर ही रेट लिखा हुआ है। हैव यू एवर सीन कि ये सेक्शन के अंदर स्लैब रेट का बात किया है? नहीं, बिकॉज वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आता है। आर यू क्लियर विद इट? चलो ये बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं जाता हूं 115 बीएससी पे। ना 115 बीएससी ना पहले ऑप्शनल रिजीम, एक ऑप्शनल स्कीम था, पर उन्होंने अभी क्या कर दिया है, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम कर दिया है, रिजीम मतलब।
बराबर? ठीक है। नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू व्हॉम? इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। चलो ठीक है। नाउ सर क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें ना क्या है मालूम है? कंसेशनल रेट्स दिए गए हैं। ये जो न्यू स्कीम है उसमें कंसेशनल रेट्स दिए गए हैं। बट अभी तुझे क्या लगता है गवर्नमेंट तुझे ऐसे कंसेशन देगा क्या? नहीं भाई, एक हाथ से जब ये गवर्नमेंट कुछ देता है ना, दूसरे हाथ से बहुत कुछ गवर्नमेंट लेके जाता है। तो क्या लेके गया गवर्नमेंट कंसेशनल रेट देके? गवर्नमेंट लेके गया डिडक्शंस, अपने को डिडक्शंस नहीं मिलते। एग्जम्पशंस, बहुत सारे एग्जम्पशंस अपने को नहीं मिलते, वी विल सी द लिस्ट, ठीक है? तो डिडक्शंस नहीं मिलते, एग्जम्पशन नहीं मिलते, ये तो मैंने बता दिया, बराबर? और नॉर्मल स्कीम के अंदर भाई तुम लोगों का रेट्स तो नॉर्मल है, पर तुम लोगों को डिडक्शंस, एग्जम्पशन सब कुछ मिल जाएंगे। एकदम बराबर है? चलो ठीक है। नाउ सर टैक्स रेट्स क्या है देखो, टैक्स रेट्स एकदम सिंपल है। टोटल इनकम इधर लिखने का, टैक्स रेट इधर लिखने का। टोटल इनकम में 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख ऐड करो टिल 24 lakhs। और इधर 5%, 5%, 5%, 5% ऐड करो। तो 0 to 4 lakhs नो टैक्स। 4 to 8 इधर 5% ऐड करो 5। सो 8 to 12 5% ऐड करो 10। 12 to 16 15। 16 to 20 20। 20 to 24 25 एंड मोर देन 24 30। नो कॉम्प्लिकेशन, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, ये टैक्स रेट्स खत्म हो गया। अभी ये इंडिविजुअल का टैक्स रेट हो गया। एवरीबॉडी लुक हियर, एवरीबॉडी लुक हियर। इंडिविजुअल के केस में 3 पॉइंट्स थे, नॉर्मल स्कीम के अंदर 3 पॉइंट्स थे। मैं एक रेजिडेंट हूं या फिर नॉन रेजिडेंट हूं और मेरा एज इज लेस देन 60 इयर्स। 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 5%, 5 to 10 20%, मोर देन 10 30%। सेकंड पॉइंट, यही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी फॉर 3 लाख रुपीज अगर तुम एक रेजिडेंट हो, तुम्हारा एज इज मोर इक्वल टू मोर देन 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर्स। सो 0 to 3 lakhs तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक एग्जामेशन लिमिट बन जाएगा। यही 5 लाख बन जाएगा, 5 लाख रुपीज if you are a resident person and if you are a super senior citizen which means your age is equal to or more than 80 years। परफेक्ट। अगर मैंने 115 बीएससी के टैक्स रेट्स के बारे में बात किया, देन इन दैट केस 0 to 4 नो टैक्स। तो 4 ऐड करो, 5 ऐड करो, 24 के ऊपर और 30% तक तुम लोग रुकोगे। एकदम परफेक्ट। चलो, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी पे आता है। अगर कोई फर्म ने इनकम कमाया, एलएलपी ने इनकम कमाया, लोकल अथॉरिटी ने इनकम कमाया, द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी फ्लैट 30%, नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नथिंग। ओके, इफ आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 0 to 10,000 रुपीज इट इज गोइंग टू बी 10%। 10,001 to 20,000 rupees it is going to be 20%, and above 20,000 rupees it is going to be 30%। Don't get confused, it is not 0 to 10,000 no tax, ऐसा नहीं है। टैक्स हमेशा लगेगा। 0 to 10 10, 10 to 20 20, above 20 30। बराबर। से फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम कम्स एज 90,000 रुपीज। सो दोस्तों हम लोग स्लैब रेट के हिसाब से करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे अच्छा ये 20 के ऊपर है मतलब सीधा 30% लगाया, ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग स्लैब रेट के हिसाब से करेंगे, मतलब क्या 0 to 10,000 1,000, मतलब इस पे 10% 1,000। बाद में बाकी का जो ऊपर का 10,000 है उस पे 20%, और ऊपर का जो अभी 90,000 होगा, 90 में से 20 गया मतलब 70,000 पे जो 30% लगा है, इट कम्स टू 21। और उस पे हमेशा एचईसी ऐड करने हैं, मत भूलना। ओके, नाउ टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, टैक्स रेट फॉर कंपनीज पे आता है, ठीक है? डिटेल में बात करेंगे, सब लोग इधर ध्यान देना। टैक्स रेट फॉर कंपनीज में दो टाइप्स के कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी का बात किया तो पहले उसका रेट 40 था, पर अभी कितना बन गया, अभी 35% उसका रेट है। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स कमाता है उस पर 35% टैक्स भरेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में देर आर टू पार्ट्स। जनरली अगर मैंने बात किया, जनरली डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट इज 30%, खत्म। इतना ही सिंपल बात है, डोमेस्टिक कंपनी पैसा कमाया 30% टैक्स देगा। बट मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 25-26 का, उसमें उसका टैक्स रेट 25% हो सकता है। अरे पर आपने 30 बोला, हाँ बाबा 30 बोला मैंने, बट इट कैन बी 25% इफ यू सेटिस्फाई वन कंडीशन। मैंने बोला अच्छा 25-26 में मेरा टैक्स रेट 25% हो सकता है अगर मैंने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो यस, तो विच इज दैट कंडीशन? 2 साल पहले, क्या बोला मैंने? 2 साल पहले मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर मेरा टर्नओवर इज अप टू 400 crores, देन इन दैट केस दोस्तों इन द करंट ईयर आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। करेक्ट है? मैं ये टैक्स रेट ये साल का देख रहा हूं, बट टर्नओवर ये साल का देख रहा हूं नहीं, 2 साल पहले का टर्नओवर देख रहा हूं, 23-24 का। इफ इट इज अप टू 400 crore, करंट ईयर का टैक्स रेट इज गोइंग टू बी व्हाट, 25%।
एकदम परफेक्ट एवरीबॉडी। सो मैंने लिखा है इधर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। वी आर लुकिंग एट प्रीवियस ईयर 23-24 टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीवियस ईयर टैक्स रेट दैट इज 25-26। परफेक्ट। ये दो डोमेस्टिक कंपनी के दो टैक्स रेट्स हो गए, 30%, 25%। नाउ आई विल गिव यू टू मोर टैक्स रेट्स, स्पेशल रेट्स फॉर कंपनीज। उसके अंदर उन्होंने बोला सेक्शन नंबर 115 बी ए एंड 115 बी ए बी। दे सेड अच्छा तीसरा टैक्स रेट तुम्हारा लग लग सकता है 22% प्लस 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज एंड 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये टैक्स रेट तुम लोगों को लग सकता है 22 प्लस 10 प्लस 4, ये मैंडेटरी बेसिस पे आएगा ही आएगा। ठीक है। नाउ इन दिस केस ये कौन से कंपनीज को लगता है? ये लगता है डोमेस्टिक कंपनीज को। अगर तुम लोगों को ये ऑप्शन चाहिए, देन इन दैट केस यू कांट गेट सम स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस एंड स्पेसिफिक डिडक्शन तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। लेट्स सी क्या बाद में क्या है वो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन डिडक्शंस। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज 115 बीएए के अंदर आना है तो एक ऑप्शन ही है। सी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है 30% लगाओ, सेकंड ऑप्शन है 25% लगाओ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो। थर्ड ऑप्शन है अगर यू आर रेडी टू गिव अप योर एग्जेम्पशंस, यू आर रेडी टू गिव अप योर डिडक्शंस और एंड यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी, देन इन दैट केस यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस जो कंसेशनल रेट है वो भी तुम लोग जा सकते हो। एकदम बराबर। अभी मैं बात आता हूं 115 बी ए बी पे। तुझे और एक रेट दिया, मां कसम कितने रेट्स दे रहे भाई, और एक रेट दिया 15% प्लस 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इन दिस केसेस अगेन इट इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज। पर ये किसको लगता है मालूम है? जो मैन्युफैक्चरिंग में है। और मैन्युफैक्चरिंग का डेट क्या है मालूम है? कभी सेटअप एंड कमेंस करना चाहिए 1/10/2019 से लेके 31/3/2024 के अंदर तूने सेटअप करना चाहिए एंड कमेंस योर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, डेट याद रखना 1/10/19 से लेके 31/3/24। अगेन तुझे एग्जामेशन नहीं मिलेंगे और डिडक्शन नहीं मिलेंगे। आर यू क्लियर विद इट? तो इसका ना छोटा मैंने समरी इधर बनाया देखा। 30% लगेगा प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नो कंडीशन, एक नंबर। 25% लगेगा 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कंडीशन लगेगा प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर शुड बी अप टू 400 करोड़। बराबर। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है 22% प्लस 10% प्लस 4%, ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए लगेगा, इसमें तुझे एग्जामेशन डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अगेन 15% का भी ऑप्शन मिलेगा प्लस 10% प्लस 4%, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए मिलेगा जिसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1/10/19 से लेके 31/3/2024। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड कमेंस होना चाहिए एंड एग्जामेशन डिडक्शन मुझे इसमें भी नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट दोस्त। ओके, उसके बाद आता है सरचार्ज। देखते हैं कि एग्जैक्टली सरचार्ज कैसे आता है। ठीक है, सरचार्ज फॉर कंपनीज, फर्म, एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर फर्म का बात किया है ना, देखो व्हाट इज सरचार्ज, पहले वो बात करते हैं। सरचार्ज मतलब क्या मालूम है? रिच टैक्स। सरचार्ज इज बेसिकली अ रिच टैक्स। तुम लोगों को नॉर्मल टैक्स तो लगता है, पर गवर्नमेंट बोलते हैं कि अपने को ज्यादा पैसा चाहिए, अपने को ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसके वजह से वो टैक्स रेट बढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर तुम्हारा इनकम ना 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है ना, देन इन दैट केस हम लोग तुम लोग से और भी एक्स्ट्रा कुछ तो पैसा चार्ज करेंगे। उसको बोला जाता है सरचार्ज। बराबर। बट तुम्हारा अगर टोटल इनकम इज अप टू 1 करोड़, तो तुम लोगों को कुछ भी सरचार्ज नहीं लगेगा। बट अगर तुम्हारा टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो तुम लोगों को सरचार्ज लग जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल नहीं, इट इज 12%। इट इज 12%। बराबर। अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ 12% सरचार्ज। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये जो सरचार्ज लगता है ना, हमेशा वो टैक्स कंपोनेंट पे लगता है, नॉट ऑन द इनकम कंपोनेंट। ठीक है, टैक्स जो आएगा ना उसके ऊपर लगेगा सरचार्ज। ठीक है। अभी मैं आता हूं कंपनीज पे। ठीक है, कंपनीज में अगर तो एक डोमेस्टिक कंपनी है, देन इन दैट केस देखा जाएगा कि तुम्हारा टैक्स टोटल इनकम कितना है। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 1 करोड़, सरचार्ज नहीं लगेगा भाई। सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर तक है, नो नो प्रॉब्लम, नो सरचार्ज। बट इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट टू 10 करोड़, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, देन इन दैट केस सरचार्ज लग जाएगा 7%। और अगर मोर देन 10 करोड़ होगा, इट इज गोइंग टू बी 12%। तो 7 12 7 12। बराबर। तो अप टू 1 नथिंग, 1 to 10 7, मोर देन 10 इट इज 12। चलो ठीक है। अभी अगर तू कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो भी सेम सरचार्ज कि भाई इफ इट इज अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 to 10 7%, मोर देन 10 12%। परफेक्ट। अगर तो एक फॉरेन कंपनी है, ऑलरेडी उसका टैक्स रेट ज्यादा है ना, इसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि भाई अप टू 1 करोड़ वैसे भी सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ टू 10 करोड़ हम लोग तो 7 नहीं, हम लोग सिर्फ 2% ही लगाएंगे।
एंड मोर देन 10 करोड़ है उसमें से हम लोग 5% ही लगे। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? सो दिस इज द सरचार्ज का कंपोनेंट। आई होप यू आर क्लियर। सो फर्म के केस में 10 करोड़ का पॉइंट ही नहीं है। ओके, कंपनीज के केस में 10 करोड़ का भी पॉइंट बीच में आता है। कभी भी तुम लोग रिवीजन करने के लिए बैठोगे, बीच बीच में पॉज करना, रीड करना सब कुछ जितना हम लोग ने पढ़ा है, और उसके बाद तुम लोग आगे जाना। मेरे साथ साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा प्रॉपर। अदरवाइज क्या होगा, तुम लोग सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख रहे हो और तुम लोग ऐसे ही लेक्चर देखोगे और हो गया करके खत्म हो जाएगा, ऐसा ही तुम लोगों को लगेगा, पर वो खत्म हुआ नहीं है, तुम्हारा सिर्फ देख के खत्म हुआ है। तो एक एक मतलब 10-12 मिनट 20 मिनट के अंदर क्या करो कि पॉज करो, पूरा का पूरा रिवाइज करो बुक से, और उसके बाद वापस रिज्यूम करके तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, सो दैट इफेक्टिव रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सरचार्ज पे। अभी सरचार्ज ये किस पे लगता है, क्या लगता है? देखो, सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, बराबर है? इट इज अ रिच टैक्स, यस वी ऑलरेडी नो। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला था, ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स आया, सरचार्ज हमेशा टैक्स के कंपोनेंट पे लगता है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, अगर जो मेरे से प्रैक्टिस बैच में पढ़ा होगा, या फिर पहले जब मैं रेगुलर बैच लेता था तभी से पढ़ा होगा, तो सरचार्ज का ना एक मैं स्टोरी बताता था। मुझे समझो आलिया भट्ट से शादी करनी है, ठीक है? मैं आलिया भट्ट से शादी कर रहा हूँ, पर मैं आलिया भट्ट को देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे शादी किससे करनी है? आलिया भट्ट से करनी है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं-नहीं, मैं तो उसके पप्पा को देखूँगा। भाई पप्पा अगर पैसे वाला होगा ना, देन इन दैट केस मैं शादी करूँगा किससे? आलिया भट्ट से। पर आलिया भट्ट से शादी करने के टाइम पे एम आई लुकिंग एट आलिया भट्ट्स वेल्थ, कि वो कितना कमा रही है, वो क्या कितना पैसा है? नहीं, मैं उसके पप्पा को देख रहा हूँ। इधर भी ऐसा है भाई। सरचार्ज जो एप्लीकेबल होगा ना, सरचार्ज एप्लीकेबल टैक्स पे भले हो रहा है, पर मैं टैक्स को नहीं देखूंगा टैक्स कितना है, मैं क्या देखूंगा? उसका टोटल इनकम देखूंगा। अच्छा, टोटल इनकम बहुत ज्यादा है ना, देन इन दैट केस मैं टैक्स पे अप्लाई हो जाऊंगा। तो एग्जैक्टली इधर ऐसा ही है। इधर भी पप्पा के साथ शादी नहीं करना है मुझे। पप्पा का वेल्थ देख के मुझे शादी किसके साथ करनी है? मुझे शादी आलिया भट्ट के साथ करनी है। तो ये मुझे जस्ट तुम लोगों को बताना था। सरचार्ज के टाइम पे प्लीज लुक एट द टर्नओवर, बट अप्लाई दैट सरचार्ज रेट ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट। अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है। सो पहले आएगा टैक्स, उसके बाद आएगा सरचार्ज ऐड होगा, बराबर? देन यू विल ऐड बोथ द थिंग्स, एंड उसके ऊपर एचईसी 4% लग जाएगा। ठीक है? ये तुम लोगों को बहुत बेसिक लगता होगा, बट बिकॉज़ आई नो बहुत सारे लोगों को बेसिक्स थोड़े से वीक वीक होते हैं बेसिक, बिकॉज़ हम लोग एडवांस पे ही इतना जाते हैं कि बेसिक्स अपना वीक रह जाता है। सो आई थॉट कि ये भी तुम लोगों को कवर करवाता हूँ। ठीक है? ओके। नाउ बहुत अच्छा पॉइंट, सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, याद रखना इस पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, सरचार्ज रेट्स फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इफ द टोटल इनकम इज अप टू 50 lakhs, नो सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल। ठीक है? अगर 50 lakhs टू 1 करोड़ होगा, देन इन दैट केस योर सरचार्ज रेट इज 10%। 1 करोड़ टू 2 करोड़ होगा, सरचार्ज रेट इज 15%। 2 करोड़ टू 5 करोड़ होगा, सरचार्ज रेट इज 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ होगा, इट इज गोइंग टू बी 37%। वापस बोलेंगे, आंखें बंद करो, वापस सुनो सिर्फ। अप टू 50 lakhs, नो सरचार्ज। 50 lakhs टू 1 करोड़, इट इज गोइंग टू बी 10%। 1 to 2 crore, it is going to be 15%. 2 crore to 5 crore, it is going to be 25%, and more than 5 crore, it is going to be 37%. एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। नाउ कभी भी याद रखना, मेरे टोटल इनकम अगर 3.5 करोड़ होगा, तो क्या सरचार्ज में मुझे स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब ऐसे करना पड़ता है क्या कि 0.50 लाख नो नो सरचार्ज? ऐसा नहीं होता है भाई, वो हमेशा परसेंटेज जो है ना, वो परसेंटेज डायरेक्टली अप्लाई करो। मतलब ये केस में टोटल इनकम किधर है, कितना है? 3.5, मतलब सीधा 25% तुम लोग वो मेरे टैक्स के पे कंप्यूट करने वाले हो। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। ओके, मैं तुम लोगों को एक छोटी चीज और एक चीज बताऊं क्या? नॉर्मल स्कीम के अंदर अगर सरचार्ज का बात किया तो ये है, ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर। बट अगर मैंने 115 बीएसई का बात किया, तो 115 बीएसई में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंपोनेंट है। मतलब 15% के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। 25% के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ मतलब 37% ये सरचार्ज का कंपोनेंट है ही नहीं इन केस ऑफ 115 बीएसई। 25% इज द मैक्सिमम सरचार्ज विच इज एप्लीकेबल। अंडरस्टैंडिंग? बट नॉर्मल टैक्स रिजिम के अंदर दोनों सब कुछ है, पर 115 बीएसई में ये कंपोनेंट नहीं है। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, ठीक है। सर बाकी इधर क्या ये सब सेम है। नॉर्मल स्कीम में सेम है, कंपनीज का नॉर्मल स्कीम 115 बीएसई सब सेम है, बट जस्ट दैट इंडिविजुअल के केस में सिर्फ 37 नहीं है, इतना याद रख। ठीक है? 115 बीएसई में। चलो ठीक है। नाउ इधर ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर 115 बीएसई। तो प्रॉपर हम लोग सब टैक्स कंप्यूट किया। टैक्स कंप्यूट करने के बाद सरचार्ज लगेगा ना? यस, 50 लाख के ऊपर है, मतलब कितना सरचार्ज लगेगा? 10%। सो जो भी टैक्स अमाउंट आया,
टैक्स अमाउंट पे 10% अगर कंप्यूट किया तो 1,23,000, आई विल गेट द आंसर एज 13,53,000, उस पे HEC ऐड करो, यू विल गेट द अमाउंट एज 14,07,120। एकदम बराबर। नाउ देयर आर सम स्पेसिफिक केसेस, स्पेशल केसेस की सरचार्ज के स्पेशल केसेस होते हैं, ये सबसे एंड में हम लोग कवर करेंगे, सबसे एंड में। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ एग्जैक्टली होता क्या है, फटाफट देखो, मैं तुम लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा पूरा चीज। मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या होता है मालूम है? हाँ, सरचार्ज के रिलेटेड ही है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा टोटल इनकम इज अप टू 50 lakhs, सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा टोटल इनकम इज हैज क्रॉस्ड 50 lakhs, बट वो थोड़ा सा ही क्रॉस हुआ है, मार्जिनली इनकम क्रॉस हुआ है 50 lakhs। अब ये मार्जिनली इनकम क्रॉस होने की वजह से हुआ क्या मालूम है? पहले जो मेरे सरचार्ज नहीं लगता था, उतना मुझे अभी सरचार्ज लगने लगा है। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से बात करते हैं, उसके बाद तुम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझेगा। मिस्टर अमित, हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, इज 58 years old, अर्निंग इनकम ऑफ 51 lakhs इन प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर 26-27 अंडर नॉर्मल स्कीम। चलो ठीक है, नॉर्मल स्कीम से हम लोग टैक्स कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। 51 lakhs तुम लोग कैलसी पे कर सकते हो, पॉज करो, 51 lakhs पे टैक्स कंप्यूट करो एंड जस्ट चेक वेदर 13,42,500 आता है कि नहीं। आई होप यू पॉज इट एंड चेक इट। कंप्यूटेशन का थोड़ा सा तुम्हारा आदत बन जाएगा, इसके वजह से बोल रहा हूं मैं। तो 51 lakhs पे टैक्स कंप्यूट करो, इट कम्स टू व्हाट, 13,42,500। नाउ मेरे पे सरचार्ज लगेगा, यस मेरे पे सरचार्ज लगेगा बिकॉज 50 lakhs क्रॉस हो चुका है। तो 10% सरचार्ज लगेगा, तो आइडियली कितना आना चाहिए? 13,42,500 का 10% कम्स टू व्हाट, 1,34,250। नाउ तुम लोग मुझे बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओ, ये 1 लाख रुपए कमाने की वजह से मेरा इनफ्लो कितना हुआ? ये 1 लाख रुपए मैंने कमाया, मेरा इनफ्लो कितना हुआ? 1 लाख का इनफ्लो हुआ। चलो ठीक है ना, 1 लाख कमाने की वजह से मेरा आउटफ्लो क्या क्या हो रहा है? भाई मेरा आउटफ्लो हो रहा है 1 लाख कमाने की वजह से, मेरा मेन आउटफ्लो क्या है? सरचार्ज का कंपोनेंट, विच इज माई 134,250। ये मेरा आता ही नहीं अगर मैं 1 लाख कमाता ही नहीं तो 1 लाख कमाया, इसके वजह से आउटफ्लो कितना? 1,34,250। दिस इज द फर्स्ट आउटफ्लो विच आई हैव। इफ नो 1 लाख, नो 134,250। बराबर। नाउ कैन आई सी दैट ये जो 1 लाख है वो इधर फॉल हो रहा है? देखना, अगर टाइमलाइन देखा मैंने, ठीक कुछ भी फॉर्मूला यूज मत करो मार्जिनल रिलीफ में, मैं जैसे तुम लोगों को लॉजिकली सिखा रहा हूं ना, वैसे लॉजिकली समझो आउटफ्लो इनफ्लो का मेथड। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 51 lakhs जो है, हम लोग क्या देख रहे हैं? 0 to 2.5 नो टैक्स, 2.5 to 5 इट इज 5%, 5 lakh to 10 lakh इट इज 20%, 10 lakh to 50 lakh इट इज 30%, और 50 के ऊपर ये जो 1 लाख कमाया, इसके वजह से मुझे टैक्स भी बैठ रहा ना 30% का। बराबर ना, ये जो 50 to 51 लाख से जो 1 लाख कमाया, उसकी वजह से मुझे इनकम टैक्स भी तो भरना पड़ेगा 1 लाख पे 30%। सो कैन आई से मेरा इनफ्लो के अंदर मेरा इनफ्लो 1 लाख हो रहा है, पर मेरा आउटफ्लो में सरचार्ज तो आ रहा है, पर उसके साथ साथ मेरा इनकम टैक्स भी लगेगा ना, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 30,000 रुपीज। तुम लोग समझो, 1,64,250 इज माई टोटल आउटफ्लो बाय अर्निंग ओनली 1 लाख रुपीज। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं ये किस बात, मतलब क्या ये तो नाइंसाफी है। 1 लाख कमा रहा हूं और मैं गवर्नमेंट को कितना दे रहा हूं टैक्सेस में? 1,64,250। अरे भाई ऐसा कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है, ये तो एथिकली रॉन्ग है कि मैं पैसा 1 लाख कमा रहा हूं और मैं दे कितना रहा हूं? 1,64,250। तो दिस इज एथिकली रॉन्ग, राइट? तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं आपको नेक्स्ट टाइम आने का है कि नहीं? आपको नेक्स्ट टाइम आने का है कि नहीं? आपको वोट चाहिए कि नहीं? तो इस पर कुछ तो करो, इसका कुछ तो करो, मेरे को नहीं मानो, इसका कुछ तो करो, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पैसा ही चाहिए ना, आपको पैसा चाहिए तो एक काम करो, मुझे जितना पैसा आ रहा है ना एक्स्ट्रा 50 लाख के ऊपर, वो पूरा का पूरा लेके जाओ। बट उससे ऊपर लेके जाना इज रॉन्ग। मुझे जो भी पैसा आ रहा है ना, 1 लाख रुपए आ रहा है, आप पूरा का पूरा लेके जाओ ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, वो लॉ है, चलो मैं मान लिया, पर पूरा का पूरा लेके जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा अपन लेके जाना जितना मैं कमा भी नहीं रहा हूं। और इसके वजह से दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। जब भी उन्होंने बोला तुम्हारा इनकम जब भी मार्जिनली ऊपर जाता है, इसके वजह से तुम्हारा इनकम तो कम बढ़ता है, पर उसके वजह से तेरे टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये जो मेरे साथ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है दोस्तों, मेरे साथ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है? 64,250 का गलत हो रहा है मेरे साथ। ये जो 64,250 का गलत हो रहा है ना, इसका मुझे क्या चाहिए? मार्जिनल रिलीफ चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए? मार्जिनल रिलीफ चाहिए। एंड दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ।
नाउ इधर मुझे 64 टू 50 का क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, एंड इफ यू रिड्यूस दिस मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम द सरचार्ज यू विल गेट द आंसर ऑफ 70,000। अंडरस्टैंडिंग? तो वो चीजें सिर्फ ऐड करो, ऐड करने के बाद तुम लोग एचईसी ऐड करना, यू विल गेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1469,000। क्योंकि अल्टीमेटली वही है ना, मेरा आउटफ्लो अगर ज्यादा है और इनफ्लो अगर कम है, मेरे लिए कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जो रिलीफ है, क्यों रिलीफ दिया, बिकॉज मेरा माई इनकम गॉट एक्सीडेड मार्जिनली, इसकी वजह से मुझे सरचार्ज लगा, इसकी वजह से मुझे टैक्स भी लगा हो। तो इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा मैं पैसा दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, वो मैं नहीं दूंगा। 64 टू 50 नहीं दूंगा। एकदम परफेक्ट है दोस्त। तो ये मैंने नॉर्मल तुम्हारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया मैं तुम लोगों को ऑफ द मार्जिनल रिलीफ। एकदम बराबर, जो भी आएगा वो माइनस करो सरचार्ज से, वो बाद में टैक्स में ऐड करो, एचईसी लगाओ और खेल खत्म। करेक्ट है। इधर मैंने और एक एग्जांपल लिया है 50 lakhs 50,000। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 50 lakhs 50,000। नाउ यू ओनली टेल मी कि 50 लाख 50 पे नॉर्मल टैक्स कंप्यूट चल हो जाएगा 13,27,500। इस पे 10% सरचार्ज लगेगा बिकॉज 50,000 रुपीज ऊपर गया, बराबर। अभी इस पे 10% सरचार्ज मतलब कितना, 132,750। सर इसमें मार्जिनल रिलीफ कैसे आएगा, तुम लोग ही बताओ अभी। इसमें अगर इनफ्लो होगा, ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। इनफ्लो कितना हुआ, 50,000 रुपीज का मुझे इनफ्लो हुआ, इसके वजह से मेरा आउटफ्लो कितना हुआ वो देखते हैं। 50,000 रुपीज इंटू 30%, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड वाई 30%, बराबर। तो इट कम्स टू व्हाट, 15,000। तो ये टैक्स का कंपोनेंट आ गया। अगर 50,000 नहीं कमाता तो सरचार्ज भी नहीं आता, पर ये भी आ गया। इसके लिए 130 टू 750 ये भी आएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1,47,750। एंड मेरा इनफ्लो कितना है, सिर्फ 50,000 रुपीज। डोंट यू थिंक मेरे साथ गलत तो हो रहा है, डोंट यू थिंक मेरे साथ गलत तो हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। 50,000 कमाने की वजह से मुझे मुझे दे कितना, मुझे हाउ मच अमाउंट आई एम पेइंग, 147,750। मेरे साथ गलत हो रहा है 97,750। और इतने का मुझे क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, एंड आई विल रिड्यूस इट एंड आई विल कीप इट 35,000। नाउ यू कैन यूज योर ओन फॉर्मूला। अगर तुझे अगर ऐसा नहीं ना कि सर ऐसा कैसा, तो तुम लोग फॉर्मूला यूज करो, तुम लोगों को सेम आंसर आएगा। पर मैं लॉजिकली समझा, फॉर्मूला बेस्ड नहीं सिखा रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग? सो तुम्हारा आंसर आ गया, एचईसी आ गया, और टैक्स लायबिलिटी ऐड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा एचईसी ऐड करके। बराबर है कि नहीं? हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो तुम लोगों के लिए और एक एग्जांपल है 1075। होमवर्क है, अभी के अभी पॉज करके करना है, अभी के भी पॉज करके करना, नो प्रॉब्लम। और बाद में तुम लोग आंसर चेक कर सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ 101 करोड़ पे। अगर मेरा टोटल इनकम 101 करोड़ है, एंड अज्यूम करते हैं कि मेरा 115 बीएससी के हिसाब से कंप्यूट कर रहा हूँ। नाउ सब लोग इधर फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हम लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे। चलो ठीक है, सब मैंने टैक्स कंप्यूट कर दिया। इसका अमाउंट है 26,10,000। ठीक है सर, इस पे सरचार्ज आने वाला है 100%। इस पे सरचार्ज आएगा, कितना आएगा, सिंस इट इज मोर देन 1 करोड़, मेरा सरचार्ज आने वाला है 15%। तो मेरा सरचार्ज आ गया 391,500। सो इधर भी मुझे दिख रहा है कि भाई ये थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर गया है। इसके वजह से मैं क्या करूंगा, कंप्यूटेशन करूंगा ना। आइडियली तुम्हारा कंप्यूटेशन ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अभी तक जितना हम लोग ने सीखा, कितना आया, इनकम कितना हुआ मेरा, 1 लाख रुपीज। 1 लाख की वजह से मेरा सरचार्ज कितना आया, मेरा सरचार्ज आया 391,500। ठीक है, अभी 391,500 मैंने इधर लिख दिया। अभी 1 लाख कमाता ही नहीं तो मुझे टैक्स भी नहीं आता, तो 1 लाख कमाया, इसकी वजह से 30% टैक्स भी आएगा, तो 30,000 रुपीज। तो आइडियली अभी तक के अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, 0, 0, 500, 1, 12 एंड 4 लाख 21,500। सो तुम लोग बोलोगे कि सर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो मेरा तो इतना हो रहा है, 3,21,500। बराबर है कि नहीं? नहीं। इफ यू आर थिंकिंग इन दिस वे, देन दिस इज रॉन्ग। आपने तो बोला इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है, यस। अभी ना मैंने क्या बोला, थोड़ा सा याद करना। मैंने क्या बोला, ये 1 लाख मतलब 1 करोड़ के ऊपर तूने 1 लाख कमाया, 1 करोड़ के ऊपर तूने 1 लाख कमाया, इसके वजह से तुम्हारा आउटफ्लो क्या है। अगर तू वो 1 लाख नहीं कमाता, प्लीज लुक हियर, अगर तू वो 1 लाख रुपया नहीं कमाता तो तेरा 1 करोड़ होता। तो 1 करोड़ के ऊपर तो तुझे सरचार्ज देना ही है ना भाई। So is this surcharge only because of that 1 lakh rupees? No, that surcharge is having that surcharge up to 1 crore as well. तो इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं तुम लोगों को सिंपल चीज बताऊं क्या। देखो ये मैंने निकाला
0 to 24 मतलब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बात है, मतलब सॉरी 24 लाख के ऊपर 30% लगता है ना, तो 24 लाख तक प्रॉपरली किया। बाद में 50 लाख इधर सरचार्ज का लिमिट आ गया, 1 करोड़ सेकंड सरचार्ज का लिमिट आ गया एंड 1.01 करोड़। चलो ठीक है, हम लोगों को क्या समझना है मालूम है? हम लोगों को समझना है कि भाई ये जो 1 लाख कमाया ना, इसके वजह से मेरा आउटफ्लो क्या है। और तुम लोग बोलोगे इसे 391,500 जो है, अरे भाई वो 391,500 पूरे का है। हम लोगों को सिर्फ किसका चाहिए, इसके वजह से क्या कितना सरचार्ज का आउटफ्लो है वो देखना है। कहने से अगर वे 1 लाख कमाता ही नहीं तो 50 लाख टू 1 करोड़ जो भी इस पे जो सरचार्ज आएगा वो तो मुझे पे करना ही पड़ता ना। अंडरस्टैंडिंग? तो 1 लाख अगर नहीं कमाता तो मुझे 50 लाख टू 1 करोड़ का सरचार्ज वैसे भी कंप्यूट करना पड़ता और वो तो पे करना ही पड़ता। तो इसके लिए से फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा सरचार्ज इज 3,91,500 बराबर। एंड अगर मैंने 1 करोड़ रुपए तक सरचार्ज अगर कंप्यूट किया और अगर मुझे इसका आंसर मिलता है से फॉर एग्जांपल 2 लाख, एग्जांपल पर्पस के लिए, सो कहने से पूरे के पूरे सरचार्ज में से अप टू 1 करोड़ का सरचार्ज इज 2 लाख, व्हिच मींस ये जो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमाया ना उसका सरचार्ज कितना आएगा, 1,91,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो सरचार्ज अपने पास है। हम लोग 1 करोड़ तक का सरचार्ज निकालेंगे तो मुझे मिल गया 1 करोड़ तक तो इतना होता है, पूरा का पूरा किया तो इतना होता है, तो 1 लाख का मिल जाएगा ना अपने को, 391,500 माइनस 2 लाख रुपीस। अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें, चलो ये तो निकाला, तो ये एक्चुअली दिस इज फॉर द एंटायर 1 करोड़ 1, तो ये तो तुम्हारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए देखो, तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज 1 करोड़ रुपए पे सरचार्ज निकालो। अभी 1 करोड़ पे सरचार्ज कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहली चीज कि 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता है वो निकालते हैं। ठीक है, 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता है, ये अभी इतना तो आने ही वाला है, एकदम आराम से करेंगे यार। 1 करोड़ पे टैक्स कितना निकलता है, 0 टू 4 लैक्स नो टैक्स, बराबर ना। 4 लैक्स टू 8 लैक्स, 8 लैक्स टू 12 लैक्स, 12 लैक्स टू 16 लैक्स, 16 लैक्स टू 20 लैक्स, 20 लैक्स टू 24 लैक्स, 24 लैक्स टू 1 करोड़, एकदम बराबर। अभी ये तुम लोग ने अगर देखा होगा, पैटर्न देखा होगा, तो देखो कितने कितने से बढ़ रहा है, 20 40 मतलब 20 20 20 से बढ़ रहा है टिल 1 लाख, बराबर। सो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, एकदम बराबर। अभी 24 टू 1 करोड़ मतलब कितना होता है इसमें, 76 लैक्स। 76 लैक्स पे 0.30% कम्स टू व्हाट, 22 लैक्स 80,000, बराबर, एकदम परफेक्ट। ना अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 22 लाख 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस दैट्स इट। तो मेरा कितना आता है, 25 लैक्स 80,000। सो मेरा टैक्स अगर जो कैलकुलेट किया तो टैक्स कम्स टू 25 लैक्स 80,000। सर अगर इस पे सरचार्ज कंप्यूट करना होगा तो सरचार्ज कुछ नहीं, 10% कंप्यूट करो, 10% किया तो 2,58,000 इज द टोटल सरचार्ज। नाउ मुझे एक चीज समझा कि 1 करोड़ के ऊपर अगर मैंने सरचार्ज निकाला तो सरचार्ज कितना आता है, 2,58,000। सो कैन आई से इतना वैल्यू 2,58,000 आया। सो कैन आई जस्ट मेक द कंक्लूजन कि ये जो 391,500 है, ये 391,500 में से 2,58,000 तो 1 करोड़ तक का आता है, बराबर। 1 करोड़ तक का कितना आता है, 2,58,000। नाउ कैन आई से दैट ये जो सरचार्ज है on 1.01 crore comes to 3,91,500 less surcharge on 1 crore अगर देखा तो it comes to 2,58,000। तो कहने से मुझे 1 लाख पे सरचार्ज मिलेगा, एवरीबॉडी कहने से मुझे 1 लाख पे सरचार्ज मिलेगा। ओके, नाउ इधर ये कितना आता है देखो, 391,500 माइनस 2,58,000 कम्स टू व्हाट, 1,33,500। Can I say 133,500 is the surcharge only because of 1 lakh? Because 258 मुझे झक मार के पे करना ही
पड़ता। तो इसके लिए जो सरचार्ज ऑन 1 लाख है, इट इज एक्चुअली नॉट 391,500, इट इज एक्चुअली व्हाट 1,33,500। बराबर है। दिस इज द सरचार्ज ड्यू टू दैट 1 लाख रुपीज का इनफ्लो। तो इसके लिए 133,500 प्लस 30,000 अगर मैंने किया तो मुझे आंसर मिलता है 1,63,500। अभी इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरा कितना बनता है आउटफ्लो, मतलब कितना बनता है मार्जिन रिलीफ, इट इज 63,000। तो ये जो 63,500 है, हम लोग ये मार्जिनल रिलीफ जैसे रिड्यूस करेंगे और तो कितना आएगा बताओ एक बार। ये सेम आंसर आ रहा है क्या? 391,500 माइनस 63,500, इट इज कमिंग एज 3,28,000। एकदम परफेक्ट है। इसमें बोल्ड इसमें लिखता हूँ 63,500। नाउ आर यू क्लियर? एकदम परफेक्ट। डिड आई यूज एनी फॉर्मूला? नो, आई जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में इधर भी लिख के रखा है, व्हाई डिडंट वी कंसीडर द इंटायर सरचार्ज ऑफ 391,500 एज आउटफ्लो, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द आउटफ्लो ऑफ सरचार्ज ओनली ड्यू टू दैट इंक्रीज इनकम ऑफ 1 लाख। Even if we don't earn this 1 lakh rupees, we are still liable to pay the surcharge of 2,58,000 on 1 crore. And thus, we reduce 2,58,000 from 391 to get the surcharge arising due to that 1 lakh rupees. आर यू क्लियर विथ इट? एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना भाई, मजा आएगा तुम लोगों को। ऐसे मैंने कंपनी का भी दिया है, कंपनी का भी करो, और अच्छे से मैंने तुम लोगों को एक दो तीन एग्जांपल्स दिए इधर, तो अच्छे से करना। कि अपना मार्जिनल रिलीफ कंप्लीट होता है, तुम लोगों को मैंने 51 लैक्स का भी किया करवाया, 1.01 करोड़ का भी करवाया, तो सिमिलरली तुम्हारा तुम लोगों को ये भी आ जाएगा 201 करोड़ का। सेम चीज ना, 201 करोड़ पे सरचार्ज है वो निकालो, 2 करोड़ पे सरचार्ज है वो निकालो, वो माइनस करो। सो बेसिकली तुम्हारा इनफ्लो कैसे दिखेगा? 1 लाख का। अभी सरचार्ज ऑन सरचार्ज ऑन 2.01 करोड़ लेस सरचार्ज ऑन 2 करोड़, अगर ये मैंने माइनस किया तो कहने से मुझे एक फिगर मिलेगा। ये मेरा 1 लाख के वजह से सरचार्ज आया, बराबर। और एक आएगा टैक्स ऑन 1 लाख, दैट इज व्हाट 30%, 30,000। सेम चीज होगा, सेम चीज। इधर उधर जो हम लोग ने 1.01 माइनस 1 करोड़ का सरचार्ज किया, इधर 2.01 करोड़ माइनस 2 करोड़ का सरचार्ज माइनस, देयर इज नो अदर डिफरेंस। परफेक्ट एकदम। चलो हम लोग अभी जाते हैं आगे, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए क्या होता है देखते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के अंदर लिखा है, देखो नॉर्मल स्कीम के अंदर बात करते हैं। इफ यू आर एन इंडिविजुअल, 3 पॉइंट्स, इफ यू आर एन इंडिविजुअल, इफ यू आर अ रेजिडेंट पर्सन, एंड इफ द टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन एंड टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, देन इन दैट केस तुम लोगों को रिबेट अलाउ हो जाता है, दैट विल बी टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। बराबर है। पर अगर तेरा टोटल इनकम एक्सीड हो गया, देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिबेट। इधर मैंने एग्जांपल दिया है, देखो कैसे लिखते हैं। रिबेट आया तो भी टोटल इनकम 5 लाख से समझ, तो पहले टैक्स नॉर्मल कंप्यूट करो भाई, टैक्स नॉर्मल कंप्यूट करो, आ गया 12,500। रिबेट मैक्सिमम कितना मिलता है तुझे? 12,500, बिकॉज तेरा टोटल इनकम कितना है? अप टू 5 लाख। सो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए रिड्यूस करेंगे 12,500 में, टैक्स लाइबिलिटी कम्स एज निल। बट अगर यही मेरा टोटल इनकम 5,10,000 होता तो नॉर्मल कंप्यूट तो करता मैं, पर रिबेट इधर माइनस नहीं होता, बिकॉज मेरा इनकम क्या हुआ है? 5 लाख के ऊपर चला। सो मैं रिबेट कुछ नहीं करूंगा और जो आंसर आएगा उसमें एचईसी ऐड करूंगा। एकदम परफेक्ट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं और एक रिबेट बात करते हैं अंडर सेक्शन 115 बीएससी। नॉर्मल के केस में 12,500, 115 बीएससी में रिबेट कभी मिलता है? इफ यू आर रेजिडेंट पर्सन, इफ यू आर एन इंडिविजुअल, और हमारा टोटल इनकम जो है वो 12 लाख तक है ना। तुम लोग मुझे बताओ 12 लाख तक तुम लोग ने अगर टैक्स कंप्यूट किया, एक बार कैलसी पे 12 लाख तक टैक्स कंप्यूट करो, तुम्हारा आंसर कितना आता है बताओ? 0 to 4 lakhs नथिंग, 4 लाख टू 8 lakhs 20,000 रुपीज, 8 lakhs to 12 lakhs 40,000 रुपीज। तो 12 लाख तक कमाया तो मुझे 60,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। यस, उतना ही तुझे रिबेट मिलेगा। देख, टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर, बराबर। चलो ठीक है, इधर आते हैं। अगर मेरा टोटल इनकम 10 lakhs होगा, पहले प्रॉपर कंप्यूटेशन करो 40,000 रुपीज का। सिंस माई टोटल इनकम इज लेस देन 12 lakhs, आई एम एलिजिबल फॉर द रिबेट। रिबेट इज इक्वल टू एक्चुअल टैक्स और 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, दैट इज 40,000। बराबर। इसके क्वेश्चंस भी कर रहे, सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, टोटल इनकम इज 12 लाख रुपीज, एग्जैक्ट 12 lakhs है। टैक्स अमाउंट कितना आया? 60,000, 60 और 60 विच एवर इज लोअर इज 60।
अगर यही मेरा 14 लाख होता तो इसमें रिबेट मिलता ही नहीं, बिकॉज़ 12 लाख तो क्रॉस हो चुका है। तो इसके लिए 90,000 रुपीज़ मेरा टैक्स आया। मेरा रिबेट ₹1 का नहीं मिलेगा, बिकॉज़ 12 लाख क्रॉस हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई जो भी ऐड होके उसमें एचईसी में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। आई विल गेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 93,006। एकदम परफेक्ट। अभी ना 115 बीएसई के अंदर ही रिबेट के अंदर एक मार्जिनल रिलीफ जैसा कॉन्सेप्ट लाया। रिबेट के अंदर उन्होंने मार्जिनल रिलीफ जैसा कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग ने सरचार्ज के टाइम पे देखा था कि अगर वो लिमिट, मतलब तुम्हारा जो इनकम जो है वो इनकम सरचार्ज के लिमिट के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम लोग मार्जिन रिलीफ देते हैं, दैट इज इन केस ऑफ सरचार्ज। बट ये जो है वो रिबेट के अंदर भी, मतलब 150 बीएससी में जो रिबेट है उसके अंदर भी वो लोग मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट देते हैं। मतलब अगर तुम्हारा इनकम थोड़ा सा 12 लाख के ऊपर गया ना, थोड़ा सा अगर 12 लाख के ऊपर गया, देन इन दैट केस वी विल गिव यू मार्जिनल रिलीफ टू दैट पर्टिकुलर इनकम। एकदम बराबर। एक बार देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखा ही नहीं रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है। इधर देखो सब लोग, मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या, इनकम मार्जिनली ऊपर जाने की वजह से मेरा नुकसान कितना हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी कितनी हो रही है। टैक्स लगाना इज नॉट बैड, बोलो टैक्स लगाओ, नो प्रॉब्लम, बट मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो टोटल इनकम कितना है, 12,10,000। टैक्स लाइबिलिटी जो भी आया 61,500। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने इनकम अगर 10,000 नहीं कमाता, अगर मैं 10,000 नहीं कमाता तो मेरा कितना आता, जीरो। क्यों, क्यों जीरो आता, क्योंकि मेरे मुझे रिबेट मिल जाता। बट ये 10,000 साला कमाने की वजह से मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, और कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, 61,500। मेरे साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10,000 कमा रहा हूं, मां कसम, मां कसम 10,000 कमा रहा हूं, 61,500 का मेरा फटका बैठ रहा है। कितना मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है 51,500 का। और इसके वजह से मैं क्या किया, देखो रिबेट माइनस किया 51,000। नाउ करो फॉर्मूला। रिबेट का फॉर्मूला क्या है, रिबेट का फॉर्मूला है टोटल रिबेट इज इक्वल टू टैक्स अमाउंट माइनस इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 lakhs। व्हेन द टोटल इनकम, रिबेट कभी लगता है जब भी मेरा इनफ्लो इज लोअर देन माय आउटफ्लो। व्हेन माय टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 lakhs इज लेसर देन द टैक्स लायबिलिटी। इन आवर एग्जांपल टोटल इनकम तो 10,000 ही था, बट जो टैक्स लायबिलिटी था वो 61,500 था। इसके वजह से मेरा जो भी टैक्स अमाउंट है दैट इज 61,500, इसमें से अगर मैंने टैक्स अमाउंट माइनस किया, मुझे क्या मिलेगा, 51,500 मिलेगा। तो इसका मुझे इतना मेरे साथ गलत हो रहा, एंड दैट्स व्हाई आई विल टेक अ रिबेट ऑफ दैट एंड आई विल डिडक्ट इट एंड उसमें एचईसी ऐड करूंगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कितना है, 10,400। एकदम सुपर बात है ये। ओके, 12,50,000 का देखते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग ही मुझे बताओ रिबेट लगेगा क्या। 50,000 एक्स्ट्रा कमाया, मेरा टैक्स आया 67,500। मेरे साथ गलत हो रहा है, यस। कितने का गलत हो रहा है, कितने का गलत हो रहा है, मेरा जितना टैक्स कमा रहा है, मेरा जितना इनकम कमा रहा है, पूरा का पूरा टैक्स लेके जाओ ना, इसके ऊपर क्यों लेके जा रहे हो। तो मेरे साथ गलत हो रहा है 17,500 का, और इसके वजह से मैं रिबेट कितना लूंगा, 17,500। तुम्हारे पास जो भी फॉर्मूला होगा ना, यूज करो, नो प्रॉब्लम, पर लॉजिकल जब भी समझोगे लॉजिकली, तभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी 50 आएगा प्लस एचईसी ऐड करो। अभी तुम लोग मुझे बताओ कितना रिबेट लगेगा। मैंने 1280 कमाया, उस पे टैक्स आया 72,000 का। इसमें गलत हो ही नहीं रहा है, बिकॉज मैं इनकम ज्यादा कमा रहा हूं और आउटफ्लो मेरा कम है। इधर रिबेट नहीं लगेगा, इधर रिबेट नहीं लगेगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से इधर रिबेट नहीं आएगा। सो प्रॉपरली जो भी अमाउंट आएगा उस पर मैं टैक्स भर दूं। तो जस्ट तुम लोगों को एक ही चीज देखनी है कि मेरा जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो से कम हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो उतना मुझे रिबेट मिल जाएगा डिफरेंस का। एक मैंने जस्ट बता के रखा है कि 12,70,588 इसके ऊपर अगर गया तो रिबेट नहीं मिलेगा, इधर तक होगा तो रिबेट मिल जाएगा। जस्ट ये कैलकुलेशन है। 12,70,585 के ऊपर अगर तुम्हारा इनकम गया 70,585, उसके ऊपर तुम लोगों को रिबेट नहीं मिलेगा, इधर तक होगा तो रिबेट तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। बट ये सब भी अगर याद नहीं रहा, ये याद नहीं रहा, तुम लोगों को सिंपल चीज देखनी है, इज माई इनफ्लो लेस देन आउटफ्लो, इफ यस, जितना भी डिफरेंस है उतना तुम्हारा रिबेट है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट फ्यू पार्ट्स आर लेफ्ट। कंसेशनल टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैंने क्या बोला था, 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 इट इज 20%, अबाउट 20,000 इट इज 30%। एकदम परफेक्ट है, ये है रेट्स, टैक्स रेट्स। अभी बात करते हैं कंसेशनल रेट्स क्या है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी,
अगर तू एक मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देन इन दैट केस तेरे लिए सेक्शन नंबर 115 बीएई का ऑप्शन देके रखा है और उन्होंने बोला तू अगर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तेरे लिए द रेट कैन बी 15% प्लस 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट इसमें भी सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, बट अगर तू एक अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, देन इन दैट केस 115 बीएडी लगता है। इसके लिए 22% का टैक्स लगता है प्लस 10% सरचार्ज कंपल्सरी प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तुम लोगों को याद है डोमेस्टिक कंपनीज के केस में भी था, तो इधर मैंने एक छोटा सा समरी बना के रखा है। जो कंपनीज के केस में था 115 बीए डोमेस्टिक कंपनी था और इट कैन बी एनी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, एनी बिजनेस का कंपनी। उसके लिए रेट कितना था 22%। मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा तो 15%। ये बीएए था, बीएबी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसा ही है। बीएडी जो है वो एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। इधर भी एनी था, इधर भी एनी है, इधर भी 22 है, इधर भी 22 है। ऊपर कंपनी के केस में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में 15% था, नीचे मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कंपनी है, प्लस इधर भी 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ सेस, सब जगह सेम है। आई होप यू आर क्लियर। इफ यू वांट टू टेक अ फोटो और स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर इट इज, तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली देने वाला हूं। तो जिधर जिधर जो जो चैप्टर्स में हैंड रिटन नोट्स आएंगे ना, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू, देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, ओके, तो ये अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद देयर आर सर्टेन केसेस, देखो, केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। आई थिंक दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगता है, पर दिस कैन कम इन द एग्जाम। यूजुअली क्या होता है मालूम है, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमा रहा हो ना, वो असेस नेक्स्ट ईयर में होता है, मतलब असेसमेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में असेस होता है, बराबर है। नाउ देयर आर 5 बिजनेसेस जो जिनका इनकम सेम फाइनेंशियल ईयर में ही क्या होगा, असेस होगा। मतलब ये साल में कमा रहा हूं, यही साल में क्या होगा, असेस होगा। कौन से बिजनेस है, 5 बिजनेस। इफ यू आर ए शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट है पर उसे शिपिंग बिजनेस है, नंबर 1। नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन इज लिविंग इंडिया, चलो ठीक है। एओपी बीओवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ओके, एक इवेंट के लिए वो लोग फॉर्म किया था, अभी वो इवेंट खत्म हो चुका है, समझ। देन इन दैट केस तो भी नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा असेसमेंट नहीं होगा, यही साल में असेसमेंट होगा। गवर्नमेंट को लगता है पर्संस आर लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, देन इन दैट केस दे कैन स्टार्ट योर असेसमेंट इन द सेम ईयर। ओके, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, तो एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई डिसकंटिन्यू अगर हुआ, देन इन दैट केस तुम्हारा असेसमेंट यही साल में हो सकता है जो साल में डिसकंटिन्यू हुआ है। तो ये 5 केसेस है, याद रखना अच्छे से। अभी समझो कि मेरा एज जो है वो 59 ईयर्स है, ठीक है। मेरा बर्थडे आता है फर्स्ट अप्रैल को, मेरा बर्थडे आता है। बर्थडे 1 अप्रैल को आता है और मैं 60 इयर्स का कंप्लीट होने वाला हूं 1/4/2025 को, ठीक है। 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, 60 इयर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे 1/4/2025 को। तो अगर मैंने सोचा अच्छी बात है, तो अगर मैं 1/4/25 को अगर मैं मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं 25-26 में आइडियली मेरा क्या बन गया, 60 इयर्स का बन गया। यस, तो मैं 25-26 से आइडियली आई विल बी एबल टू टेक द हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यस, तो उनका ये क्वेश्चन है कि तुम लोगों को जो हायर लिमिट का बेनिफिट मिलेगा वो 25-26 से मिलेगा या 24-25 से मिलेगा। बिकॉज लोग बोलते थे कि भले मैं 25-26 के ईयर में 60 ईयर्स हुआ हूं, पर मेरा 60 ईयर्स का पूरे के पूरे दिन कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके थे ऑन 31st March 25 ओनली। उधर एक्चुअली 365 कंप्लीट हो चुके थे, सो यू शुड गिव मी बेनिफिट फ्रॉम 24-25 ओनली ऑफ द हायर लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज। सो गवर्नमेंट ने माना और गवर्नमेंट ने क्या बोला, सो इवन दो यू आर बिकमिंग 60 इयर्स इन 25-26, बट स्टिल वी विल स्टार्ट गिविंग यू बेनिफिट फ्रॉम 24-25। वी विल स्टार्ट गिविंग यू बेनिफिट फ्रॉम 24-25 ओनली, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर बर्थडे इज ऑन 1 April, और वो तुम लोग 59 के 60 हो रहा हो। अंडरस्टैंडिंग? तो तुम लोगों को पता हो क्या, ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है विल नॉट मेक एनी सेंस इन केस इफ इट इज 115 बीएससी। क्यों ऐसा? बिकॉज उधर ऐसा कुछ है ही नहीं, 60 इयर्स 80 इयर्स कुछ नहीं, सबके लिए सेम रेट है। तो ये किधर होगा, जब भी तुम्हारा बेसिक एग्जामिशन लिमिट नॉर्मल स्कीम के अंदर 2 to 3 lakhs होगा या फिर 3 lakhs to 5 lakhs होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम लोगों को ये फर्क पड़ेगा 1 अप्रैल वाले बर्थडे का। एकदम बराबर है दोस्त। सरचार्ज इन स्पेशल केसेस, देखो दोस्तों, जो इंडिविजुअल का सरचार्ज रेट था ना, उसके बारे में लोग बात करते हैं।
हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि नॉर्मल स्कीम के अंदर 0 टू 50 lakhs नो सरचार्ज, 50 lakhs to 1 crore इट इज गोइंग टू बी 10%, 1 crore to 2 crore it is going to be 15%, 2 crore to 5 crore it is going to be 25%, and in excess of 5 crore it is going to be 37%. ये हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है. बट अभी ना हम लोगों को एक चीज इसमें समझनी है. देयर इज अ डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट और देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर दीज सेक्शंस. मतलब 112 ए करके एक सेक्शन है, 112 करके एक सेक्शन है, 111 ए करके एक सेक्शन है और डिविडेंड करके एक इनकम है. अभी ये जो इनकम्स है वो क्या है? 112 ए मतलब क्या? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किस पे है? ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये अगर मैंने बेचे तो मुझे 112 ए के हिसाब से टैक्स लगता है. और वो टैक्स कितना लगता है मालूम है? 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000. ठीक है. 112 का अगर देखा, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही टैक्स लगता है. बट अदर असेट्स के बारे में, मतलब जो 112 ए में जो फॉल नहीं होते ना, वो 112 में फॉल होते हैं. मतलब क्या कि 112 ए में स्पेसिफिक है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. जो उधर फॉल नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये रिंग बेचनी है मुझे, ये रिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो 112 ए में नहीं आएगा, वो 112 में आएगा. ठीक है. और इसका रेट कितना है? इसका रेट भी 12.5%. बराबर. 111 ए का बात किया तो 111 ए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बात करता है. जो 112 ए के असेट्स है वो उनका 112 ए के कौन से असेट्स थे? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये सेम. पर अगर वो शॉर्ट टर्म होंगे तो 111 ए में. सर इसका रेट कितना है? इसका रेट इज गोइंग टू बी 20. बराबर. परफेक्ट. और डिविडेंड तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है ना. तुम लोग ने अगर देखा होगा ना, ये जो इन्वेस्टमेंट के इनकम्स है, इस पे हम लोगों को कंसेशनल टैक्स रेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं. बराबर. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है? देखो, तुम्हारे अगर नॉर्मल में सरचार्ज रेट देखा तो इतने सरचार्ज रेट्स है, और ये ओरिजिनली ना इतने ही सरचार्ज रेट्स थे तुम्हारे पास, और उन्होंने ये एनहांस सरचार्ज रेट्स ऐड कर दिया 25 एंड 37%. सो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि अगर आप हम लोग से पहले टैक्स रेट्स कम चार्ज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तुम लोगों को एनकरेज करना है इसकी वजह से, तो सर आप मुझे एनहांस सरचार्ज क्यों लगा रहे हो? बिकॉज आपका ही पर्पस था कि हम लोग से कम चार्ज करके टैक्स, पर आप दूसरे जगह पे हम लोग से सरचार्ज चार्ज कर रहे हो. तो सरचार्ज चार्ज करो, जो 15% तक है उतना चार्ज करो ना सर. 25 एंड 37 एनहांस सरचार्ज क्यों लगा रहे हो ये इनकम्स पे, अगर आपको जेन्युइनली बेनिफिट ही देना है उनको तो. एंड इसके वजह से दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि ये जो 112 ए, 112, 111 ए और डिविडेंड का जो भी इनकम आएगा ना, उस पे जब भी हम लोग सरचार्ज कंप्यूट करेंगे ना, तभी हम लोग मैक्सिमम उस पे 15% तक ही क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे. 25% एंड 37% का सरचार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दीज काइंड ऑफ इनकम्स. अंडरस्टैंडिंग? वो तुम लोगों को मैंने अभी पहला बहुत ऐसे मैक्रो लेवल पे सब कुछ बता दिया कि ऐसे आगे जाके होने वाला है. ठीक है. अभी देखते हैं. अभी लेट्स सी, एक-एक एग्जांपल्स में तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन टू बी हियर एंड आई वांट एवरीबॉडी टू स्लो डाउन द वीडियो स्पीड. ठीक है. ए पकड़ा गया कि नहीं? मुझे मालूम है कि तुम लोग भगा-भगा के देख रहे हो, पर प्लीज इसके लिए स्लो डाउन करना वीडियो का स्पीड. ठीक है. सबसे पहले आ जाओ केस 1. अब तो किया नहीं तूने, फटाफट कर. ठीक है. केस 1 में लिखा है कि तुम्हारा टोटल इनकम तो है, बट इट डज नॉट हैव स्पेशल इनकम. सॉर्टेड भाई, सॉर्टेड. लाइफ अपना सॉर्ट है, बिकॉज स्पेशल इनकम ही नहीं है उसमें. अगर उसमें स्पेशल इनकम्स नहीं होंगे या फिर डिविडेंड अगर नहीं होंगे, देन इन दैट केस तुम लोगों को तो नॉर्मल कंप्यूट करना है. अप टू 50 lakhs नील, 50 lakhs टू 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, 2 crore to 5 crore 25, मोर देन 5 crores 37. एकदम शॉर्ट. नो प्रॉब्लम. इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, स्पेशल इनकम्स ही नहीं है इसमें. बराबर. तो ये नॉर्मल तुम्हारा आ जाएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. ओके. अभी केस 2 के बारे में बात करते हैं. सब लोग इधर आ जाओ. डू यू थिंक मेरा अगर टोटल इनकम 2 करोड़ तक होगा, स्पेशल इनकम्स है या स्पेशल इनकम्स नहीं है, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं. बिकॉज मेरा 15% तक तो लगने वाला ही है, तो इसके वजह से इस पे कुछ भी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे. भेदभाव मतलब क्या? देखो, अगर मेरा टोटल इनकम इज अप टू 2 करोड़ विच इंक्लूड्स ऑल द इनकम्स, मतलब स्पेशल इनकम भी आएगा, नॉन स्पेशल भी आएगा, सब कुछ आएगा, देन इन दैट केस इफ इट इज अप टू 2 करोड़, देन भाई सिंपल है. अप टू 50 lakhs देयर इज नो सरचार्ज. 50 lakhs टू 1 करोड़ इट इज 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ इट इज 15%. तो सब पे 15% लग जाएगा. बराबर. बिकॉज 15% तो दोनों टाइप्स ऑफ इनकम्स पे लगता है ना. बराबर. प्रॉब्लम कभी चालू होता है? प्रॉब्लम चालू होता है जब भी तुम्हारा इनकम इज मोर देन 2 करोड़ और उसमें सरचार्ज आइडियली लगना चाहिए 25%, बट उसके अंदर स्पेशल इनकम्स है, तो वो
किधर तक रिस्ट्रिक्ट होगा? 15% रिस्ट्रिक्ट होगा, बराबर ना? अभी हम लोग देखते हैं क्या सीन है इसका। देखो, सब लोग इधर देखो। मेरा टोटल इनकम जो है, अगर वो अप टू 2 करोड़ है, नो प्रॉब्लम। मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है, बराबर? और इसके अंदर स्पेशल इनकम भी है और अदर इनकम भी है। तो अगर ना सबसे पहला स्टेप क्या देखना है मालूम है? सबसे पहला स्टेप, यू ऐड बोथ द थिंग्स। स्पेशल इनकम भी ऐड करो, नॉन स्पेशल इनकम भी ऐड करो। पहले तुम्हारा बकेट फ्रीज करो कि तुम लोग कौन से बकेट में फॉलो रहे हो। चलो ठीक है, मैंने सब कुछ ऐड करके आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं 25% के बकेट में फॉलो रहा हूं। ठीक है, सब कुछ ऐड करके किया तूने, 25% के बकेट में फॉलो रहो। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे स्पेशल इनकम पे और अदर देन स्पेशल इनकम। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी अगर मैंने ये बकेट तो फ्रीज किया, तो अभी ना इंडिपेंडेंटली वैल्यूज देखो कि स्पेशल इनकम का वैल्यू कितना है। अच्छा, स्पेशल इनकम का वैल्यू जो भी होगा उस पे हम लोग 25% नहीं लगा सकते, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ओनली। ये जो अदर इनकम है, ये अदर इनकम देखेंगे कि उसका इंडिपेंडेंटली वैल्यू कितना है। अगर उसका इंडिपेंडेंटली वैल्यू इज मोर देन 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़, अप टू 5 करोड़, देन इन दैट केस उसके लिए स्पेसिफिकली मैं 25% लगा दूंगा, बराबर? सर अगर वो लेस देन 2 करोड़ होगा तो आगे जाके बात करते हैं उसके बारे में। बट इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद वी फेल इन दिस पॉइंट, बराबर? उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंटली स्पेशल इनकम कितना है और नॉन स्पेशल इनकम कितना है। अच्छा, नॉन स्पेशल इनकम इंडिपेंडेंटली भी 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब ये स्लैब के हिसाब से आ रहा है, फॉल हो रहा है, तो वो जो नॉन स्पेशल इनकम होगा उस पे 25 लग जाएगा और स्पेशल इनकम पे 15% तक रिस्ट्रिक्ट होगा। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मैंने इधर ड्राफ्ट किया, देखो। सबसे पहले ऐसे इनकम्स दिए हुए हैं, पहली चीज क्या करोगे, सबका एडिशन करो। 42 प्लस 50 प्लस 44 प्लस 51 कितना आता है, देखो। 42 लैक्स प्लस 50 लैक्स प्लस 44 लैक्स प्लस 51 लैक्स, ये आता है 187, 1.87 करोड़ प्लस 3 करोड़। इट कम्स टू व्हाट? इट कम्स टू व्हाट? अगर मैंने देखा तो वो आता है 4.87 करोड़। अगर वो 4.87 करोड़ है तो हम लोग कौन से बकेट में फॉलो रहे? तो मुझे समझा कि हम लोग तो ये बकेट में फॉलो रहे। अभी हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंटली जो अदर इनकम है, वो अदर इनकम कितना है। अगर मैंने इंडिपेंडेंटली देखा तो अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़, देन इन दैट केस ये भी थर्ड बकेट में फॉलो है। इसके वजह इतने प्रोपोर्शन पे तो 25 लग जाएगा और ये प्रोपोर्शन पे 15% ही लग जाएगा, बराबर? सिमिलरली इन केस नंबर 4, तुम्हारा टोटल इनकम सब कुछ मिला के इट इज मोर देन 5 करोड़ और इंडिपेंडेंटली भी, अगर इंडिपेंडेंटली भी अगर मैंने अदर इनकम देखा तो अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़। अगर इंडिपेंडेंटली भी अगर मेरा टोटल अदर इनकम मोर देन 5 करोड़ होगा, तो जितना भी अदर इनकम है उस पे 37% लगा दो और स्पेशल इनकम पे 15% ही लग जाएगा। तो इधर मैंने एक एग्जांपल इधर भी ड्राफ्ट करके रखा है। स्पेशल इनकम्स दिए हुए हैं, अदर इनकम्स दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स अगर मैंने ऐड किया तो सब 5 करोड़ के ऊपर ही जा रहा है। तो देखेंगे अदर इनकम का इंडिपेंडेंटली मोर देन 5 करोड़ है क्या? यस। और इसके वजह से इस पे 37% लगेगा और इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है? 50%। सर आपने ना इधर एक अजम्पशन लिया कि जब भी हम लोग ये ऐड करेंगे और ये भी ऐड करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ और अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़। सर व्हाट इफ, सर व्हाट इफ मेरा टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर है, सब कुछ मिला के, बट जब भी मैं इंडिपेंडेंटली देख रहा हूं, वो इंडिपेंडेंटली इट इज लेस देन 2 करोड़। इफ इट इज इंडिपेंडेंटली लेस देन 2 करोड़, देन इन दैट केस आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिपेंडेंटली अगर लेस देन 2 करोड़ होगा तो अदर इनकम पे कितना परसेंट लगेगा? 15% ही लगेगा एंड स्पेशल इनकम पे भी 15% ही लगेगा, इवन दो टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा क्या? सो अगर इंडिपेंडेंटली इफ इट इज अप टू 2 करोड़ अदर इनकम, तो अदर इनकम के प्रोपोर्शन पे अदर इनकम का 15% लग जाएगा और स्पेशल इनकम का 15% लग जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, मैंने इसमें भी एग्जांपल तुम लोगों को डाल के दिया है कि अगर देखो स्पेशल इनकम ये है एंड अदर इनकम ये है। तो तुम्हारा अगर देखा तो टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ तो क्रॉस कर रहा है सब कुछ मिला के, बट ये जो अदर इनकम है वो इंडिपेंडेंटली 2 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है। इसके वजह से इस पे रेट लग जाएगा 15% और इसके ऊपर जो रेट लगेगा वो भी होगा 15%। और ये तुम्हारे केसेस बन जाते हैं।
और ये तुम्हारे केसेस बन जाते हैं। और अगर हम लोग ने रैपिडर देखा ना, रैपिडर के अंदर तुम लोगों को मैं एक-एक चीज़ समझाता हूँ कि हम लोग ने जो किया है वो सब कुछ अपने रैपिडर के अंदर है। ठीक है? तो सबसे पहले डेफिनिशन दिखा कि भाई पर्सन का डेफिनिशन क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ एक बार पढ़ के रखना। इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एसएससी का डेफिनिशन देखा, देन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या-क्या होता है, कौन-सा कौन-सा बेनिफिशियल होता है वो बात किया। प्रीवियस ईयर असेसमेंट यार आई होप तुम लोगों को इतना तो मालूम है ही। कौन से ईयर में मतलब जनरल रूल इज़ जो साल में इनकम कमाया नेक्स्ट ईयर में उसका असेसमेंट होता है, उसका एक्सेप्शन 5 केसेस के बारे में हम लोग ने बात किया था। बराबर टैक्स रेट्स के बारे में बात किया कि भाई नॉर्मल स्कीम में क्या-क्या टैक्स रेट्स होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्लैरिफिकेशन ऑफ 1st अप्रैल, ये भी अपना कंप्लीट हो गया बर्थडे वाला। देन आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस सरचार्ज। जो मैंने इधर एग्जांपल्स लिखे हैं ना वो सेम टू सेम एग्जांपल्स मैंने वो केसेस के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, वो तुम लोग केसेस भी जाके देख सकते हो और एग्जांपल्स भी आके देख सकते हो। कंपनी के केस में सरचार्ज कितना, टैक्स कितना लगता है 25%, नॉर्मली इट इज़ 30%, फॉरेन कंपनी के केस में इट इज़ 35%। 25 कभी लगेगा जब भी 23-24 में मेरा टोटल टर्नओवर टोटल इनकम इज़ अप टू 400 करोड़। एलएलपी फर्म के केस में 30% सरचार्ज कितने लगेगा 12% इफ इट इज़ मोर देन 1 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मैंने इधर बात किया, बराबर है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का बात किया, बाद में 115 बीएसई का बात। 115 बीएसई में अभी जितना समझा है उतना समझो, बाकी जो कंडीशंस है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के पॉइंट्स है, वो मैं 115 बीएसई का पूरा वैसा मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। ठीक है? ओके। तो ये मैं इधर तक ये रोकता हूँ। देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ मार्जिनल रिलीफ। इधर आ गया मार्जिनल रिलीफ और मैंने इधर केस स्टडीज़ थोड़े से डाल दिए हैं। ठीक है? उसके बाद मैंने तुम लोगों को कंसेशनल टैक्स रेट्स इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया, बराबर है? 115 बीएई, 115 बीएडी। देन रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के बारे में तुम लोगों को पता है। डिफ़ॉल्ट स्कीम के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी 60,000 रुपीज़ और ऑप्शनल स्कीम के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी 12,500 रुपीज़। और उधर नीचे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों, वी आर डन विथ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप तुम लोगों को समझा होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर। दोस्तों, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोग ने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं किए, हम लोग ने क्वेश्चंस भी कवर किए, कुछ चीज़ों का मैंने लॉजिक भी बताया। सो आई होप कि तुम लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और हम लोग ऐसे ही सुपर रिविजन्स कंडक्ट करने वाले हैं। सो डोंट मिस आउट दीज़ सुपर रिविजन्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग मतलब बहुत डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे रिविजन पर्पस के लिए। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ व्हिच यू विल सी। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। दिस इज सीमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye bye, see you and take care, bye.